नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक की क्लासेज में हमने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत पहली जो इकाई है लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय, उसके अंतर्गत हमने लघुत्तम समापवर्तय क्या है उसको हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा है। इसके साथ ही हमने लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ है इसको भी हमने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है। साथ ही दूसरी जो क्लास थी उसमें हमने लघुत्तम समापवर्तय पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी अच्छे जो प्रश्न आ रहे थे उनको किस तरह से हल करना है उनको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखने का प्रयास किया था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके कंटिन्यू जो वीडियो जो बन रहे हैं आपके सिलेबस से संबंधित उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे महत्तम समापवर्तय क्या है उसको हम देखेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि महत्तम समापवर्तय ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम महत्तम समापवर्तय ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले महत्तम समापवर्तय जो शब्द जो दिया हुआ है उस शब्द का ही अपन विश्लेषण करके समझते हैं कि वास्तव में ये महत्तम समापवर्तय क्या है। तो ये जो महत्तम समापवर्तय जो है ये मुख्यतः देखो 3 शब्दों से बना है। महत्तम, दूसरा है इसमें सम और उसके साथ में तीसरा जो शब्द है वो है अपवर्तक। ठीक है, ये 3 शब्द, इन तीनों शब्दों से मिलकर बनता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वैसे जो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है या जिन्होंने पिछली क्लास ज्वाइन की है तो उनको हमने इसी तरह से लघुत्तम समापवर्तय को भी बिल्कुल विच्छेद करके बताया था और हमने बहुत ही सरल भाषा में समझा था कि लघुत्तम समापवर्तय क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम महत्तम समापवर्तय को भी एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो है शब्द है महत्तम। तो महत्तम का मतलब तो होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें से हमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा महत्तम। उसके बाद में दूसरा जो शब्द है वो है सम। सम का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, हमें जो है सबसे बड़ा जो है संख्या देखनी है, लेकिन कैसे देखनी है, समान संख्या होनी चाहिए और क्या होने चाहिए, वो सारे अपवर्तक होने चाहिए। अब देखिए ये शब्द है आ रहा है, जैसे उसमें अपवर्तय आया था इसमें अपवर्तक आ रहा है। तो अपवर्तय का अर्थ हमने उसमें देखो उस वीडियो में देखा भी था कि उसका अर्थ क्या होता है, उसके गुणज होते हैं। और अपवर्तक का अर्थ क्या होता है, उसके गुणनखंड। क्या होते हैं, गुणनखंड। जो संख्या दी गई है उसकी हमें गुणनखंड करना है। अब देखिए काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका संबंध मैथ्स में कक्षा 10 तक ही रहा होगा। कुछ ऐसे भी साथी है जुड़ने वाले जिनको बीएससी तक भी मैथ्स है, तो उनको तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपवर्तक क्या होते हैं या गुणनखंड क्या होते हैं या समापवर्तक क्या होते हैं या महत्तम समापवर्तक क्या होता है। लेकिन देखिए मैं हमेशा जब भी क्लास लेता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो ऐसे विद्यार्थी हैं हो सकता है जिन्होंने कक्षा 10 तक ही मैथ्स पढ़ी हो, लेकिन उसमें भी हो सकता है कई बार तो ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमने कक्षा 10 तक मैथ्स तो पढ़ ली लेकिन हमारे पास टीचर ही अवेलेबल नहीं थे, तो हो सकता है केवल काम चलाओ ही हमने मैथ्स सीखी हो। तो देखिए वो सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए, चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो अब तो हमें सारी चीज़ें जो छोटे छोटे जो शब्दावली है गणित की उनको भी अपन स्पष्ट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको जब आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको ये कहीं भी अफसोस नहीं रहेगा कि आप किसी गलत चैनल के साथ जुड़े। देखिए आपको गणित की हर छोटी से छोटी बारीकी को मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और हर वो छोटे से छोटी जो क्रिया है या संक्रिया है उसको भी अपन बोर्ड पे करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वापस देखिए इस बिंदु की तरफ लौटते हैं। तो अब बात आती है कि भाई देखिए अपवर्तक कहे या उसको अपन गुणनखंड कहे, तो हमें देखिए सबसे बड़ा जो है और समान जो है वो गुणनखंड ढूंढना है। लेकिन अब बात आती है कि गुणनखंड हम ढूंढे कैसे, क्या है गुणनखंड, क्या है या अपवर्तक क्या है। तो अपन सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि भाई वास्तव में ये अपवर्तक क्या है। ठीक है, तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अपवर्तक क्या है या दूसरे शब्द में अपन सरल शब्दों में कहें तो गुणनखंड क्या है, ठीक है, तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम महत्तम समापवर्तय कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल एक शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं एक सिंपल सी संख्या लिखो, जैसे मुझे अगर कोई यह कहे कि मुझे 12 के अपवर्तक लिखने हैं, क्या लिखने हैं, मुझे 12 के अपवर्तक लिखने हैं या गुणनखंड लिखने हैं। तो 12 के अपवर्तक कौन से होंगे, यानी वे सारी संख्याएं जो इस 12 को पूरी बार विभाजित कर सके। ठीक है, यानी ऐसी संख्या है जो जिसका भाग अगर 12 में अगर भाग दें तो पूरा जाए, वो सारे ही इसके अपवर्तक या इसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपन सिंपल शुरू करें, जैसे अगर 1 का भाग हम 12 में दें
तो 1 का भाग 12 में पूरा पूरा जाएगा, तो 1 जो है वो भी इसका क्या है, अपवर्तक है या इसका गुणनखंड है। ठीक है, उसके उसके बाद में हम आगे बढ़े, जैसे 2 है तो 2 का भाग भी देखिए 12 में पूरा पूरा जाएगा, तो 2 भी इसका एक अपवर्तक है। अगर 3 का भाग दे 12 में, तो 3 का भाग भी 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 जो है वो भी इसका क्या है, एक अपवर्तक है। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो 4 जो है, तो 4 का भाग भी 12 में पूरा पूरा जाता है, तो 4 भी इसका क्या है, एक अपवर्तक है। उसके बाद में आगे बढ़े तो 5 में तो 12 का भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता, तो 5 जो है वो इस 12 का अपवर्तक या इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, उससे हम आगे बढ़े तो कौन सा आएगा, जैसे 6, तो 6 का भाग तो 12 में पूरा पूरा जा सकता है, तो ये भी इसका एक अपवर्तक है। उसके बाद में देखिए 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 9 से भी पूरा पूरा नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। उसके बाद में जो है 12 का भाग जो 12 में पूरा पूरा जाता है। तो ये जो जितनी संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सारे जो है ये क्या है, सारे के सारे इस 12 के अपवर्तक हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो अपवर्तक कौन से होंगे, यानी किसी भी संख्या के भी सारे इसके गुणनखंड कह दें, जिसका भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, वो सारे ही इसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, या उसके अपवर्तक कहलाते हैं। ये तो है बिल्कुल सिंपल सी चीज। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने बिल्कुल छोटी सी संख्या दी, तो अपन ने इसको जल्दी से मैं सोच के लिख दिया कि जैसे इसमें 1 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 12 का भी जाता है। ठीक है, लेकिन अब मान लो संख्या थोड़ी इससे अगर बड़ी हो, जैसे अपन मैं एग्जाम्पल के लिए अगर ये लिखूँ, अगर मुझे कोई ये कहीं बताइए 36 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे। अब मुझे या तो मैं या ये काम करूँ कि मुझे देखिए 1 से लगाकर 36 तक की सारी संख्या को देखना पड़ेगा कि किस किस का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। अब ये काम इतना बड़ा है, इससे बड़ा अपन एक इसको जब भी अपवर्तक निकालने हो या हमें गुणनखंड ज्ञात करने हो, तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको अपन इस तरह से करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं देखिए 36 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 36 बार, ये तो मुझे मालूम पड़ रहा है। उसके बाद में 36 में 2 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा क्या, तो हम 2 में 36 का भाग देके देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए मैं हर चीज़ को बोर्ड पे इसीलिए करता हूँ ताकि कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगे कि आप सर तो जो वो सीधे ही आंसर क्यों लिख रहे हैं। बिल्कुल देखिए हर चीज़ को मैं बिल्कुल स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। वैसे मैं खुद जानता हूँ 36 में 2 का भाग 18 बार जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे तो आपके हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो कितनी बार जाता है, 2 का भाग 36 में 18 बार जाएगा। इसी तरह से अगर आप 3 का भाग देके देखें तो 3 का भाग जो है वो 36 में कितनी बार जाता है, तो 12 या 36 12 बार जाएगा। ठीक है, अब 36 में देखिए 4 का भाग दें तो 4 के पहाड़े में तो 36 आते ही है, कितनी बार आते हैं, 9 बार आते हैं। तो 36 उसके बाद में आगे बढ़े, देखिए 5 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं। 6 का भाग 36 में बिल्कुल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 का भाग 6 बार जा रहा है। उसके बाद में आगे बढ़े, 7 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा सकेगा, 7 के पहाड़े में तो 36 आते भी नहीं है। 8 के पहाड़े में भी देखें तो नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में 36 जरूर आ सकते हैं। तो 36 में अगर हम 9 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। उसके बाद में 36 में किसका भाग जाएगा, देखिए 10 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जा सकता, 11 का भी नहीं जा सकता, 12 का भाग इसमें जरूर जाएगा, 12 या 36 होते हैं। तो 12 का अगर भाग दें तो 12 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार। उसके बाद में 36 में देखें तो 12 के बाद में किसका भाग जाएगा, 12 के बाद में देखिए 13 का पूरा नहीं जा सकता, 14 का भी इसमें नहीं जा सकता, 15 के पहाड़े में भी नहीं आ रहे, 16 में भी नहीं आ रहे, 17 में भी नहीं आ रहे, 18 में आ रहे। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो 18 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 18 के बाद में तो किसका भाग जाएगा, इसमें केवल 36 का ही भाग जाएगा। अब देखिए आप ये समझ रहे होंगे कि जैसे मैंने 12 का लिखा था वैसा वैसा यहाँ पर मैंने 36 के भी पूरे के पूरे वो भाग ही तो लिखे थे, यहाँ मैंने कौन सा कोई नया काम कर दिया। देखिए तो यहाँ पर मैं ये जो लिखने का जो मेरा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि अपने से जब भी किसी के अपवर्तक लिखने हो तो हम इसके सारे ऐसे भाग दे के पूरे 36 तक देखें, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा कि इसके अपवर्तक कौन से। तो ये देखिए आपको स्पष्ट करना नहीं था। यहाँ पर देखिए मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जैसे देखिए 36 में अपन 1 का भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है, 36 बार। तो इसी तरह से अगर 36 में 36 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ से 2 गुणनखंड अपन एक साथ लिख सकते हैं, या हम सोच सकते हैं अगर मुझे देखिए 36 के अपवर्तक लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा, हम इसको इस तरह से भाग देकर इसको न समझे, हर चीज़ का भाग दे देकर अपन इतना सोचने जाएंगे तो अपना समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और इतना तो कंपटीशन अपन को समय भी नहीं मिलता है। तो हम किसी के भी अगर अपवर्तक हमें ढूंढने हो तो हम कैसे ढूंढेंगे, देखिए इसका अपन दूसरा तरीका ये करेंगे। जैसे 36 जो है अगर इसमें देखिए 1 का भाग दिया तो कितनी बार जाता है, हमने देखा था 36 बार, यानी 1 और 36 ये 2 तो इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से आगे बढ़े। दूसरा जो अपन ने क्या किया था, 36 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया था, 18 बार, यानी 2 को अगर 18 से गुणा करें तो 18 दूनी 36। इसी तरह से 3 का भाग कितनी बार जाता है, तो 3 का हमने देखा 3 का 12 बार।
उसके बाद में 36 में 4 का भाग कितनी बार गया, 9 बार, 9 चौके 36। उसके बाद में 36 में देखिए 5 का तो नहीं जाए, 6 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार। और उसके आगे बढ़े तो 36 में देखिए 6 का जो 7 का तो नहीं जाता, सीधा किसका जाता है, 9 का भाग जाता है 4 बार, ठीक है। और उसके बाद में 12 का भाग 3 बार, फिर 18 का भाग 2 बार, और फिर 36 का भाग 1 बार, ठीक है। तो हम इसको जो लिखेंगे वो इतना भाग ना करेंगे, और ये भी हम पूरा नहीं लिखेंगे। जब भी हमको अपवर्तक करने हो तो हमें इनके गुणनखंड जो हम कहाँ तक लिखेंगे, जब तक या तो आप दोनों ही संख्या जैसे हमको समान न मिले, जैसे दोनों 6-6 मिल गए तो केवल हम यहाँ तक लिखेंगे, तो हमें इसके सारे इसके अपवर्तक यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4, 6 भी आ गए। 6 के बाद में 9 यहाँ पर मिल जाएंगे, 12 भी मिल जाएंगे, 18 भी मिल जाएंगे, 36, यानी सारे जो इसके अपवर्तक है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अपवर्तक जो है ये हमें यहाँ दिख रहा है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। ये इसके अपवर्तक है, ठीक है। तो हमें देखिए सारे अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद 9, 12, 18 और 36, यानी हमें ये आगे की मशक्कत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमें यहाँ से ही इसके अपवर्तक मिल जाएंगे, तो हम बहुत ही जल्दी किसी के भी अपवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो इससे भी थोड़ी बड़ी संख्या का अपन अपवर्तक करके देखते हैं। तो आप देखिए, अगर अपन ये मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे 108 के अपवर्तक लिखने हो, ये देखिए थोड़ी बड़ी संख्या, तो अब इसके हम अपवर्तक कैसे देखेंगे या इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे अपन कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 108 में देखिए 1 का भाग तो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 108 बार, ठीक है। अगर 108 में हम 2 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, तो हम 2 का भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग दिया, कितनी, 2 पंजे 10, ये हो गए 0, अगली संख्या आ गई 8, 2 चौके 8, यानी 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 54 बार, ठीक है। इसी तरह से 108 में अगर 3 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा, ये 108, इसमें हम 3 का भाग देते हैं, 3 तिया 9, पीछे बच गए 1, आगे 8, 6 तिया 18, यानी कितना हो रहा है, 36, यानी 3 का भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है, 36 बार। तो ये इसके गुणनखंड। अब देखिए हमको गुणनखंड कहाँ तक लिखने हैं, जब तक या तो वो वापस रिपीट नहीं हो जाते या दोनों हमको सेम नहीं मिले तब तक अपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 4 का भाग दें हम, तो ये 108 में हम 4 का भाग दे के देते हैं। 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, 4 दूनी 8, पीछे कितने बच गए 2, अगली संख्या आ गई 8, ये हो गए 2, 4, 7, 28, यानी 27 बार पूरा जा रहा है। तो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 27 बार। इसके बाद 5 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, अपन को पता है कि पीछे 8 है। 6 का भाग दे के देखते हैं, तो ये 108, इसमें हम देते हैं 6 का भाग, 6 एकम 6, पीछे बच गए 4, ये हो गए 48, 8 6 48, कितने आ रहे हैं, 6 का भाग जा रहा है कितनी बार, 18 बार। आगे बढ़े, 7 का भाग देखे, 7 एकम 7, 108 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, पीछे कितने बच गए 3, ये हो गए 38, तो इसमें 7 का भाग तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर 8 का भाग दें तो 8 एकम 8, पीछे कितने बचेंगे 2, ये हो जाएंगे 28, इसमें भी नहीं जाएगा। तो 108 में हम 9 का भाग दे के देते हैं, 9 एकम 9, पीछे बच गए 1, ये हो गया 18, 9 दूनी 18, तो 9 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 12 बार, ठीक है। अभी तक देखिए क्वेश्चन क्या रिपीट नहीं हो रही है, तो यहाँ तक तो हमको करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए 10 का भाग तो पूरा नहीं जा सकता, फिर 11 का भाग दे तो 11 के पाड़े में भी ये आते ही नहीं। अब देखिए 12, तो 12 के पाड़े में तो आते ही 12, 9, 108। अब देखिए ये संख्या हमारी यहाँ तक रिपीट हो गई, यहाँ तक हमें केवल इसके गुणनखंड करने हैं, अब इससे आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अगर हमें ये कहे कि 108 के हमें अपवर्तक लिखने हैं, क्या लिखने हैं हमें, 108 के अपवर्तक लिखने हैं, तो 108 के अपवर्तक कौन सा होंगे, देखिए जो सारे गुणनखंड आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद में देखिए 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 12, फिर 12 के बाद में 9 और बात आ गया, फिर कौन सी है 18, 18 के बाद में 27, 27 के बाद में 36, 36 के बाद में 54 और 54 के बाद में 108, ठीक है। तो ये है अपवर्तक ज्ञात करने का तरीका। यानी हमें देखिए भाग की क्रिया जो है पूरी डेग हमें ठेठ 108 तक पूरे भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें वहाँ तक ही करने हैं जहाँ तक ये वापस गुणनखंड के रिपीट हो जाए, तो वहाँ तक में हमें इसके सारे ही गुणनखंड मिल जाएंगे, तो हम 108 के या इससे भी बड़ी जो संख्या है उसके हम इस तरह से अपवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमने देखा अपवर्तक क्या है, ये हमने समझा। अब अपन महत्तम समावर्तक को एक परिभाषित रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वास्तव में महत्तम समावर्तक क्या है। तो महत्तम समावर्तक क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है
ठीक है, ये आप चीज याद रखिए कि महत्तम समापवर्ती जो हो गया वो कैसी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, लेकिन जो उन दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे। अब देखिए हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने लघुत्तम समापवर्ती को भी समझा था। अब उसमें हमने ये देखा था कि हमने क्या किया था, बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या देखी थी। ठीक है, हमें क्या कहना, जैसे मान लो वहाँ पर 2 या 3 संख्या दी हुई थी, जैसे 1 संख्या, 2 संख्या या 3 संख्या, 3 जो संख्या दी हुई थी, तो इन 3 संख्याओं से हम ऐसी संख्या, एक छोटी से छोटी संख्या हम ढूंढ रहे थे, जिसमें क्या होता, इसका ये जो तीनों जो संख्या थी, इस संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाए, इसका भी पूरा पूरा भाग जाता, यानी तीनों संख्याओं का उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। वो जो संख्या थी वो तो होती है लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों को समझिए। लघुत्तम समापवर्ती में तो क्या होता है, जैसे मान लो एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, तीसरी संख्या दी हुई है, और जब हम इन तीनों से एक ऐसी संख्या ज्ञात कर रहे हैं जिसमें इसका भी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, इसका भाग भी पूरा पूरा जाता है और इसका भाग भी पूरा पूरा जाता है, यानी जो दी गई संख्या है उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वो जो छोटी से छोटी संख्या आ गई वो तो क्या होगी, लघुत्तम समापवर्ती। और अब यहाँ पर है महत्तम समापवर्ती कौन सा होगा, तो यहाँ पर जैसे 3 संख्या दी हुई, मान लो 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, तो 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती कौन सी संख्या होगी, इनका भी जब महत्तम समापवर्ती निकालेंगे तो वहां तो वो छोटे से छोटी संख्या है, यहाँ पर यह आएगी बड़ी से बड़ी संख्या। क्या आएगी, बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, लेकिन उन सभी संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे। लेकिन ये जो संख्या होगी ना, अब यहाँ पर तो क्या होगा, ये जो आंसर आएगा, इस संख्या का भाग इस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा जाएगा और इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी दोनों जो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए लघुत्तम समापवर्ती में तो क्या होगा, हमारे पास जो 3 जो संख्या होगी और उसका जो आंसर जो आएगा, वो आंसर हमें कैसी संख्या मिलेगी जिसमें तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो, तो ये हमें मालूम पड़ेगा वो लघुत्तम समापवर्ती है। और महत्तम समापवर्ती में क्या होगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो ऐसी संख्या मिलेगी जिसका भाग इन तीनों में पूरा पूरा जाता होगा। ठीक है, तो वो होता है महत्तम समापवर्ती। हम इसकी जो संख्या जो निकालेंगे, कहने को तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल रहे हैं, लेकिन अब ऐसी संख्या, क्योंकि ऐसे कई खूब सारी संख्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई 3 संख्या दी हुई हो, जैसे मान लो एक तो लिखा हुआ है मान लो 20, एक दिया हुआ है 30, एक दिया हुआ है 40, मान लो हमारे सामने 3 संख्या दी हुई है। ठीक है, अब मुझे ऐसी संख्या लिखनी है जिसका इसमें भी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाए, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाए। तो मैं देखिए यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसी संख्या, जैसे 2 का भाग देखे तो 2 का भाग तीनों में पूरा पूरा जा रहा है। अगर मैं देखूँ 5 का भाग देखूँ तो तीनों में पूरा पूरा जा रहा है। अगर मैं 10 का भाग देखूँ तो भी तीनों में पूरा पूरा जा रहा है। तो ऐसी संख्या तो खूब सारी आ सकती है जिसका इन तीनों में भाग जाए, लेकिन महत्तम समापवर्ती का मतलब है हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। यानी यहाँ पर हाईएस्ट बड़ी संख्या अगर मैं देखूँ तो कौन सी है, 10 ऐसी संख्या है जिसका इस तीनों में भाग जाता है, तो इन तीनों का जो महत्तम समापवर्ती जो होगा वो क्या होगा, 10। ठीक है, ये तो एक शाब्दिक रूप से इसकी परिभाषा। अब अपन इसको है ना, ये तो मैंने एक सीधा आंसर लिखा है, लेकिन अपन रियल में महत्तम समापवर्ती अगर जो ऐसी संख्या आएगी तो उसका महत्तम समापवर्ती हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो उसकी कौन कौन सी विधियां है या किस किस तरीके से अपन महत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं, तो अब उन विधियों को अपन थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। चलिए, तो महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की सबसे पहली जो विधि है, जो इसके नाम से स्पष्ट है, कौन से, अपवर्तक विधि। जैसे हमने लघुत्तम समापवर्ती में भी देखा था, वहाँ पर क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्ती होता है, यानी अपवर्ती हम ज्ञात करके लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसा का वैसा हम इनके अपवर्तक लिखकर महत्तम समापवर्ती भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे 12 और 18 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, मुझे 12 और 18 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो अब मुझे सबसे पहले अपवर्तक विधि ये है, मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, 12 के अपवर्तक लिखूंगा। ठीक है, और दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 के भी अपवर्तक लिखने पड़ेंगे। अब देखिए चूंकि छोटी संख्या है तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले 12 में देखें तो किस किस का भाग पूरा पूरा जाएगा, देखिए 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाएगा और 12 का भी। ये तो अपन अभी करके भी देखा था। ठीक है, तो अगली जो संख्या जैसे 18 है, तो 18 में देखिए 1 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, इसके बाद में 2 का भाग भी पूरा पूरा कितनी बार जाता है, 9 बार। ठीक है, देखिए ऐसे हम लिख भी सकते हैं, जैसे 1 का भाग 18 बार, 2 का भाग कितनी बार, 9 बार, 3 का भाग 6 बार, फिर 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये देखिए वापस रिपीट हो गया। तो ये सारे इसके अपवर्तक हो गए, कौन कौन से, 1, 2,
3, 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 9 और 9 के बाद में 18। ठीक है, तो ये इसके हो गए अपवर्तक। ठीक है, तो पहला काम तो क्या करना है, हमें दोनों के अपवर्तक लिख दिए, ये तो हो गई अपवर्तक विधि। अब मुझे क्या करना है, अपवर्तक विधि में अब दोनों में से मुझे समाप अपवर्तक जो है वो मुझे लिखने हैं। क्या करना है, मुझे दोनों में से समान अपवर्तक कौन कौन से जो दोनों में है वो लिखेंगे। देखिए, एक दोनों में दोनों का अपवर्तक है, 2 दोनों का अपवर्तक है, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, इसके बाद में 4 का भाग नहीं जाता लेकिन 6 का भाग दोनों में जाता है, उसके बाद में 12 का नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये जो है ये इसके है समान अपवर्तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब है, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन सा है इसमें से, 6। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये है अपवर्तक विधि। अब ये विधि जो है, जैसे हमने लघुत्तम समापवर्तक में देखे थे, अपवर्तक विधि जो थी वो छोटी संख्याओं के लिए ही सही रहती है। जब हम, क्योंकि हमारे तो कंपटीशन एग्जाम में इतने सिंपल प्रश्न तो आएंगे नहीं कि बिल्कुल हम उनके अपवर्तक लिखकर और उस प्रश्नों को हल कर सके। तो ये तो विधि वैसे कंपटीशन, वैसे देखिए विधि तो बहुत ही अच्छी विधि है, जल्दी से इसमें प्रश्न जो इसकी जो सही तरीका जो है समान अपवर्तक ज्ञात करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का, वो तरीका तो यही है। लेकिन हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये तरीका हमारे उपयुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए अपवर्तक लिखने में भी हमको समय अधिक देना पड़ेगा, उसके बाद में हमें समान अपवर्तक ढूंढने और फिर हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो हमें अधिक समय लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दूसरी विधि को थोड़ा और समझते हैं। तो दूसरी जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सी विधि है, क्योंकि हमें इसमें गुणनखंड तो करना ही है, तो हम क्यों ना अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त विधि है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा हम कैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने एक प्रश्न है कि अगर मुझे 24, 48 व 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सी विधि के द्वारा करना है, मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब देखिए हमारे कंपटीशन में लिखा हुआ तो आएगा नहीं कि आपको कौन सी विधि से करना है, वो तो हमारे लिए जो हमें जो जल्दी से हमारा प्रश्न हो सकता है उस विधि के द्वारा हम करेंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें करना क्या है, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करना तो हम सभी जानते ही हैं, वैसे पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो आप पुनः उस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 में 2 का भाग दे दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, 24 के हो गए। इसी तरह से हम 48 के कर देते हैं, 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 24 बार, 24 में 2 का भाग दे दिया 12 बार, 12 में 2 का भाग दे दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो ये हो गए। देखिए इसमें लघुत्तम समापवर्तक में तो हमने क्या किया था, तीनों के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे वो हमने एक साथ किए थे। ठीक है, यहाँ उनको अलग अलग करके भी हमने देखा था, लेकिन दोनों के तरीके में थोड़ा सा जो अंतर है वो आप अच्छे से समझ जाए ताकि आपके कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब 60 के भी अभाज्य करते हैं हम, तो 2 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 30 बार, 30 में हमने 2 का भाग दे दिया 15 बार, 15 में 2 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 का भाग कितने बार, 5 बार, और 5 में 5 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो ये आगे इन तीनों के ही अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखिए यहाँ एक बार अपन लिख देते हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद में 48 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और इसके बाद हमने 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो ये तो काम देखिए हमने लघुत्तम समापवर्तक में भी किया था, जो अभाज्य गुणनखंड विधि में देखा था, लेकिन उसमें हमने जब इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया था उसमें तो हमने क्या किया था, उनकी हमने अधिकतम घातें लिखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ही हमें लिखने हैं। यानी हमें ऐसे गुणनखंड देखने हैं जो 2 संख्या है तो 2 में देखना है, 3 संख्या है तो 3 में, यानी जो तीनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है, देखिए 2 तीनों में ही उभयनिष्ठ मुझे दिख रहा है, तो 2 इसका जो आ गया। इसके बाद में देखिए 2 मुझे और दिख रहा है जो तीनों में ही कॉमन है, तो ये भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद में देखें तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। इसके अंदर देखें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसका भी गुणनखंड है, तो ये भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमने लिख दिया। तो अब इसका महत्तम समापवर्तक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये आ जाएगा इसका HCF कहे या
महत्तम समापवर्तक है, ये इसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यही जो तरीका, इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी कई बार देखिए, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो भी आपको ऐसे बता रहे होंगे, शॉर्टकट में बता रहे होंगे कि आप तीनों का एक साथ करके भी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर 24 है, 48 है और 60 है। ठीक है, अब इसका हम एक साथ करके भी कैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या करना है, जैसे मैंने 2 का भाग दिया, 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, 48 में 2 का भाग कितनी बार गया, 24 बार, और 60 में कितनी बार गया, 30 बार। ठीक है, वापस मैंने 2 का भाग दिया, तो इसमें तो 6 बार, इसमें कितनी बार, 12 बार, और इसमें कितनी बार, 15 बार। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब हम अगर लघुत्तम समापवर्तक करें तब तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे, हमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। लेकिन महत्तम समापवर्तक अगर आपको इस शॉर्टकट विधि से अगर आप करना भी चाहे, देखिए मैं तो ये कहीं भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि कहीं भी आप शॉर्टकट की तरफ दौड़े, क्योंकि देखिए जितने अधिक शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे उतना ही कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होता है। और एक प्रॉपर तरीके से जब आप किसी भी चीज़ को करेंगे तो कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं, कंपटीशन में इससे थोड़े समय की बचत तो हो सकती है, तो अपन ये विधि भी काम में ले सकते हैं। ये बिल्कुल है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि ही है, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। लेकिन इसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उसी संख्या का भाग देना है जिसका, जैसे 3 संख्या है, तीनों में ही भाग जाना जरूरी है। ठीक है, तभी हम इसका महत्व समावर्तन निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 का भाग दूँ तो देखिए 6 में जाएगा, 12 में भी जाएगा, लेकिन 15 में नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पर 2 का भाग हम नहीं दे सकते। ठीक है, तब नहीं दे सकते जब अगर मैं इसी विधि से अगर महत्तम समावर्तक ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर लघुत्तम समावर्तक करता हूँ तो मुझे अगर 2 संख्या में अगर भाग गया तो मैं दे सकता हूँ 15 को, ऐसे ऐसे लिख के आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ 2 की जगह देखिए 3 का भाग में देखूँ तो 3 का भाग तीनों में ही पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ पर हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग दे दिया। तो 3 का भाग 6 में तो कितनी बार गया, 2 बार, 12 में 4 बार, और इसमें गया 5 बार। ठीक है, अब देखिए अब कौन सी संख्या जिसका भाग तीनों में ही जा सकता है, तो मुझे देखिए 2 का भाग तो दोनों में दे रहा है, लेकिन 5 में नहीं जाने, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इस तीनों में भाग जाए। तो केवल हम यहाँ तक ही हमके अभाज्य गुणनखंड हमको करने हैं जहाँ तक सभी में उसका भाग जाना चाहिए। तो अब इस यहाँ से हमें जो गुणनखंड जो प्राप्त होंगे तो उससे भी हमें महत्तम समावर्तक प्राप्त हो सकता है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और यही महत्तम समावर्तक करने के लिए हमारे लिए बहुत उपयुक्त विधि है। अगर देखिए आप अगर अलग अलग करें तो भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो जल्दी से गुणनखंड देख सकते हैं, तभी हमें इतना ही समय लगता है। और अगर हम साथ में भी करें तो, लेकिन इसमें देखिए इसको मैं करने के लिए सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, देखिए संख्या इतनी छोटी छोटी तो आएगी नहीं, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी संख्या आती है और फिर अपन उनको अगर सोचे कि नहीं इसमें 2 का भाग सब में जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का भाग सब में जाएगा नहीं जाएगा, 5 का भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा होगा जैसे अपन कर तो देंगे 2 तक, फिर इसमें नहीं जा रहा, फिर अपन अटक जाएंगे और फिर वो हमारी सारी विधि वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसी विधि का उपयोग, अगर बड़ी संख्या अपने सामने आ रही है तो हम इसको उपयोग नहीं करेंगे। महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वही सबसे उपयुक्त विधि रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की तीसरी जो विधि है भाग विधि, अब उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये भाग विधि क्या है। इस विधि के द्वारा हम महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही उपयुक्त विधि है महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की। ये जो विधि है ये अधिकतर जब हमारे सामने जो बड़ी बड़ी जो संख्या जो होती है, जब हमें बहुत बड़ी संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना होता है तब हम इस भाग विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि देखिए अभाज्य गुणनखंड करने में हमें अधिक समय लगता है। तो जब बड़ी संख्या हो तब हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आखिर ये भाग विधि क्या है। ठीक है, तो उसके लिए तो अपन थोड़ा सिंपल ही प्रश्न लेते हैं, उसके बाद में फिर अच्छे प्रश्न लेकर भी इसको अपन और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मुझे 42 और 70 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैसे तो ये बिल्कुल देखिए छोटी संख्या है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल हो जाएगा, लेकिन अपन इसको अभी भाग विधि से करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भाग विधि में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या अगर दी हुई हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें से सबसे पहले एक संख्या को तो हमें भाजक मानना पड़ेगा और दूसरा जो है उसको हमें भाज्य मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि भाज्य क्या होते हैं और भाज्य क्या होते हैं। तो अगर जो आप मैथ्स से अगर तो बेसिक अगर आपको जानकारी है तब तो आप ये जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि हम जिस संख्या का भाग देते हैं, जैसे हम जो भाग की जो संक्रिया जो करते हैं, तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसे तो कहते हैं भाजक। ठीक है, और जिस संख्या में भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक है, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं भागफल, और अगर यहाँ कुछ शेष बचते हैं तो उसे हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये तो हमें आनी चाहिए। तो यही इस भाग विधि में हमें उपयोग करना पड़ेगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्या में से एक को तो भाजक बनाएंगे और एक को हम बनाएंगे भाज्य। तो अब ये जाहिर सा बात है, हमें अगर भाग देना हो तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का ही बड़ी संख्या में भाग देंगे। यानी हमें जो भाग देना है, हम किसका भाग देंगे, 40 का भाग देंगे, किसमें देंगे, 70 में, सॉरी 42 का भाग देंगे 70 में। ठीक है, यानी ये तो है 70 का भाग तो हम 42 में दे नहीं सकते, तो भाजक जो होगा वो तो हमारी होगी छोटी संख्या। तो 42 का हम भाग देंगे, किसमें देंगे, 70 में भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए भाग देना कैसे है, तो वही सिंपल सा भाग है जैसे हम देते हैं 42 कम 42, 42 दूनी तो 84, तो देखिए ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक ही बार भाग जाएगा। तो इसमें 42 का भाग दे दिया, कितनी बार, 10 में से 2 गए 8, यहाँ हो गए 6, 6 में से 4 गए 2। अब देखिए यहाँ पर 28 बच के शेष। अब इस भाग में हम क्या करें, क्या ये हमारा आंसर हो गया, या ये हमारा आंसर है, या ये शेषफल है। तो देखिए भाग विधि में हमें महत्व समवर्त कैसे ज्ञात होगा, तो हमें भाग की क्रिया ये निरंतर करनी पड़ेगी, एक बार में ये हमारा आंसर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर आ सकता है अगर हमारा शेषफल अगर 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 आ जाता है तब तो हमारा जो भाग जो दिया है, तो हमारा जो भाजक है वही हमारा महत्व समावर्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने भाग की क्रिया की लेकिन कुछ शेष बच रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी शेष जो बचा है उसको हम वापस भाजक बनाएंगे। यानी कितने शेष बच गए, यहाँ पर 28 जो शेष बचे उसको तो हमें पुनः भाजक बनाना पड़ेगा, और जिसका हमने पहले भाग दिया है उसको हम वापस भाज्य बनाएंगे, और इस क्रिया को वापस आगे बढ़ाते रहेंगे। अब मुझे 28 में इसका भाग देना है, किसमें देना है, 42 में। तो वही 28 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो 28 एकम 28, 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितने हो गए 3, 3 में से 2 गया 1। अभी भी देखिए शेष बच रहा है 14। तो हमारा भाग की क्रिया खत्म तो नहीं हुई था, अब पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, जो शेष जो बचा है, कितने बचे शेष, 14 बचे हैं, इस 14 का हमें पुनः भाजक बनाना है। और अब यहाँ भाज्य किसको बनाएंगे, जो हमने पहले जो भाजक बना था 28, उस 28 को हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका भाग देंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। अब यहाँ जाके भाग हमारा खत्म हुआ है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि पहले जो दो संख्या जो है, तो पहले तो छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे और 70 को अंदर लिख के हमने भाग दे दिया, तो कितने शेष बच के 28। इस 28 को हम पुनः क्या करेंगे, भाजक बना देंगे। और ये पहले जो भाजक जो था 42, उसको हम अंदर लिखेंगे और पुनः भाग की क्रिया करेंगे। यहाँ पर भी शेष बच रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस शेषफल को पुनः बाहर लेना, और जो पहले जो भाजक था उसका हम यहाँ भाग देंगे। तो यहाँ जो आ गया आंसर हमारा, यानी अंतिम जो भाजक है वो हमारा होगा महत्तम समापवर्त। यानी 14 जो होगा वो क्या होगा, हमारा महत्तम समापवर्त। तो चलिए इसी भाग विधि को जो है ना एक दूसरे तरीके से भी कई बार लिखा जाता है। इसको देखिए हम कंटिन्यू भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो देखिए 42 विभाज्य कितने हैं, 70, हमने भाग दे दिया एक बार, कितनी बार आए 42, शेष क्या बचे 28। तो अब 28 को हम क्या करेंगे, यहीं पर मैं इसको भाजक बना दूंगा, और यहाँ पर जो है पहले जो भाजक क्या था 42, तो 42 यहाँ लिख दिए, 28 से कम 28, पीछे कितने बच गए, वही 14 बच गए। तो 14 का मैंने पुनः भाजक बना दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वापस 28, 14 दूनी 28, ये आ गया 0। यानी हम चाहे तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे ये पहले अलग कर दिया, फिर यहाँ 28 बच के फिर इसको, और यहाँ साथ में भी कर सकते हैं, पहले 28 यहाँ बच गए, तो 28 यहाँ 42 को अंदर ले लिया, वापस यहाँ भाग दे दिया, यहाँ 14 बच गए, फिर वापस 28 करके हम अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों का तरीका एक ही, आप अलग अलग करो, चाहिए जो भी आपको अच्छे समझ में आए वो आप कर सकते हैं। लेकिन अंतिम जो भाजक जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्त। चलिए तो भाग विधि को अपन और थोड़ा इस पर समझने की कोशिश करते हैं। जब अगर हमारे सामने 2 की बजाय अगर 3 संख्या हो, तो हम भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए भाजक कौन सा होगा, सबसे छोटी जो संख्या है उसको तो भाजक बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उससे बड़ी जो संख्या है 60, उसको मैंने बना दिया भाज्य। ठीक है, अब देखिए भाग देंगे तो 48 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो 48 एकम 48, घटा दीजिए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ हो गए 5, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, अब कितने बच गए, 12 शेष बच रहे। इस 12 को मुझे पुनः भाजक बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम भाज्य किसको बनाएंगे, जिसका हमने पहले भाजक बनाया था, यानी 48 जो है जिसका भाग दिया था उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब 12 का 48 में देखिए 12 चौके 48, तो यहाँ पर ये देखिए भाग तो हो गया पूरा। कहाँ तक, 2 पदों में पूरा हुआ है। तो वैसे तो हमारा जो अगर 2 संख्या होती तो ये हमारा हो जाता महत्तम समापवर्त। ठीक है, जो अंतिम जो भाजक होता है वो होता है महत्तम समापवर्त। लेकिन चूंकि हमारे पास तीसरी संख्या और है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भाजक जो आया है 12, इस 12 का हम तीसरी जो संख्या है उसमें भाग देंगे। ठीक है, 96 में भाग देंगे, तो ये तो बिल्कुल सीधा ही भाग जा रहा है। 12 8 कितने हो गए
96, तो ये तो हो गया 0। अगर मान लो यहाँ पर भाग पूरा पूरा नहीं जाता और शेष बचता, तो हम पुनः वह क्रिया करते, इसको यहाँ पर शेष को बाहर लेते और इस 12 को पुनः अंदर लिखते और हम भाग की क्रिया करते जाते। और जब लास्ट में जो अंतिम जो भाजक जो आता है वो हमारा होता है महत्तम समापवर्तक। लेकिन यहाँ पर अंतिम भाजक कौन सा है? 12। तो तीनों जो संख्या है इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 12। यानी 12 ऐसी संख्या है जिसका भाग 48 में भी पूरा पूरा जाएगा, 60 में भी पूरा पूरा जाएगा और जो 96 है उसमें भी पूरा पूरा जाएगा। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसको बहुत ही हमने सरल तरीके से सीखने का प्रयास किया है, उसको समझने का अच्छे से प्रयास भी किया है, उसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। साथ ही महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की प्रमुख जो विधियाँ है, जैसे पहली जो विधि थी अपवर्तक विधि, उसके द्वारा हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हमने सीखा है। साथ ही हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये भी हमने बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से सीखने की कोशिश की है। साथ ही भाग विधि के द्वारा भी हम महत्तम समापवर्तक किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं तो ये भी हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत आई हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा जिसमें हम महत्तम समापवर्तक पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो प्रश्न जो है जो प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं उन प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो उसके साथ ही उस जो आपकी जो समस्या है या जो आपको समझ में नहीं आया तो उसको भी अपन उसमें स्पष्ट कर देंगे। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सम्मिलित कर सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। और एक बार आपसे पुनः निवेदन कर दो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड जो होगा नेक्स्ट वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और आप वीडियो से वंचित नहीं होंगे। तो अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।